नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। आज हम आपके सामने हिंदी का एक टॉपिक जिसका नाम है समास को लेकर के आए हैं। समास पूरा खत्म इस वीडियो में, है ना। समास के बारे में जैसे एग्जाम में कोई शब्द आ जाता है ना, तो उस शब्द से हमें पहचानना होता है कि इस शब्द में कौन सा समास है या कौन सा समास नहीं है। या फिर पेपर में जो पूछा जाता है समास में से जो प्रश्न बनते हैं वो ऐसे बनते हैं कि या फिर तो वो पूछेगा उदाहरण देके ये कौन से समास का उदाहरण है, या फिर वो पूछेगा आपका समास विग्रह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समास, हिंदी के जो समास हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं तो पहले आपके सामने ये प्रकार दिए गए हैं कि कितने प्रकार के समास होते हैं। तो पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है बहुब्रीहि समास और चौथा है द्वंद्व समास। पांचवा कर्मधारय समास होता है और छठवा होता है द्विगु समास। यानी कि समास की संख्या यदि एग्जाम में पूछी जाए कि समास की संख्या कितनी होती है तो संख्या होती है समास की 6। और यदि पूछा जाए कि प्रधानता के आधार पर, प्रधानता मतलब पद की प्रधानता होती है समास के अंतर्गत। जब हम विग्रह करते हैं समास का तो उसके अंतर्गत क्या आता है कि पद की प्रधानता होती है। तो प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार का होता है वो अगर देखा जाए तो वो होते हैं 4 प्रकार के। ठीक है, जिसमें पद की प्रधानता बताई जाए उस आधार पर होता है 4 प्रकार का समास होता है। तो पहला होता है अव्ययी भाव समास, और दूसरा होगा तत्पुरुष समास, तीसरा होगा बहुब्रीहि समास और चौथा होगा द्वंद्व समास। पद प्रधानता के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। पद प्रधान मतलब क्या होता है कि जिसमें पद प्रधान हो। तो आइए हम देखते हैं इनको एक एक करके कि इसमें कौन सा पद कैसे प्रदान होता है ना। तो अव्ययी भाव में कौन सा पद प्रदान होता है तो इसमें होता है पूर्व पद प्रदान। पूर्व पद को ही हम उत्तर प्रथम पद भी कहते हैं। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है, पूर्व पद प्रदान होता है। और जो दूसरा है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास है दूसरा। तीसरा है बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में जो होता है उसमें होते हैं दोनों पद प्रदान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रदान होते हैं। और ये जो बहुब्रीहि समास है इसमें दोनों पद जो होते हैं वो अप्रधान होते हैं। अप्रधान का मतलब प्रधान नहीं होते हैं, इसका कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है। तो इसके जो दोनों पद होते हैं, समास में 2 ही पद होते हैं, एक तो पूर्व पद होता है, दूसरा उत्तर पद होता है। इन दोनों के आधार पर ही कोई ना कोई किसी समास में पहला पद प्रदान होगा तो किसी समास में दूसरा पद प्रदान होगा। लेकिन बहुब्रीहि समास में दोनों पद प्रदान ना होकर के कोई अन्य यानी कि तीसरा पद प्रदान होता है। तो दोनों पद इसमें अप्रधान होते हैं। दोनों पद इसके अप्रधान होते हैं, इसमें कोई तीसरा पद प्रदान होता है। किसी तीसरे की तरफ इशारा किया जाता है। और जो तत्पुरुष समास है इसमें होता है उत्तर पद प्रदान। उत्तर पद मतलब दूसरा पद प्रदान होता है। ठीक है, तो ये पद प्रधानता के आधार पर 4 समास होते हैं। चारों आपके सामने है। अव्ययी हो गया, तत्पुरुष हो गया, बहुब्रीहि और द्वंद्व हो गया। तत्पुरुष समास के अंतर्गत 2 प्रकार और होते हैं जिनको कहा जाता है, पहला होता है कर्मधारय और दूसरा होता है द्विगु। तो इसमें कौन से प्रदान होते हैं पद, इसमें भी आपका देखे जाए इसमें भी उत्तर पद ही प्रदान होता है, लेकिन कुछ अंतर इनमें भी होता है ना। तो तत्पुरुष में के जो दो भाग हैं वो है एक कर्मधारय, दूसरा है द्विगु। इन दोनों में भी उत्तर पद प्रदान होता है। ठीक है, चलिए ये आपका वर्गीकरण हो गया समास का। आगे बढ़ते हैं। हिंदी के समास का शाब्दिक अर्थ। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है
तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षेप या संक्षेपीकरण। समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षेप या संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण मतलब क्या होता है? छोटा। जिस किसी शब्द को मतलब छोटा करके लिख देना वो समास कहलाता है। ठीक है, दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के संक्षेपीकरण से जो शब्द बनता है उसे समास कहा जाता है। दो या दो से अधिक पद होंगे, उनको यदि आपस में जोड़ा जाए या जोड़ा जाएगा तो वो छोटा पद बनाएगा, उसे संक्षेपीकरण करना कहते हैं। तो जो तीसरा पद जो बनता है समास का उसको समास कहते हैं, लेकिन उस पद को कहते हैं सामासिक पद। सामासिक शब्द या पद। आगे है, समास में मुख्यतः दो पद होते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया समास में दो पद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। ठीक है, पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। समास विग्रह, सामासिक पदों को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। तो सामासिक पद मैंने अभी बताया, सामासिक पद या सम शब्द समास का तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। जो सामासिक शब्द होता है, जैसे आपके सामने मैं कोई एक शब्द लेती हूँ, जैसे मैंने लिया कमल नयन, तो जो कमल नयन है वो एक सामासिक पद है। अब इस पद को हम तोड़ेंगे तो इस पद को तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं हम समास विग्रह। ठीक है, समास विग्रह। समास के मुख्यतः चार वेद होते हैं। वो चार वेद जो होते हैं वो पद प्रधानता के आधार पर होते हैं, पद प्रधानता के आधार पर। ठीक है, ये भी ऐसे भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि पद प्रधानता के आधार पर कितने भेद होते हैं। समास के तो चार होते हैं और तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है कर्मधारय, दूसरा होता है द्विगु समास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो समास आता है आपके सामने आता है वो होता है अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास के बारे में पढ़ते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। तो चलिए, अव्ययी भाव समास, जिस समास का पद प्रधान होता है, कौन सा पद प्रधान होता है? प्रथम पद प्रधान हो। तो ठीक है, प्रथम पद प्रधान हो तथा पूर्व पद अव्यय होता है, अव्ययी भाव समास होता है। प्रथम पद का मतलब पूर्व पद ही, प्रथम पद प्रधान हो इसमें, और पूर्व पद क्या हो? अव्यय हो। और इसकी ट्रिक क्या है पहचानने की? ट्रिक है समास की, अव्ययी भाव समास की पहचानने की ट्रिक है कि इसमें उपसर्ग होता है, उपसर्ग वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे उपसर्ग कौन कौन से होते हैं? प्रति होता है, यथा है, बेभर, मात्र आदि शब्द आते हैं। उपसर्ग जो जिस वाक्य में उपसर्ग या जिस पद में उपसर्ग होगा वो अव्ययी भाव होता है। इसकी ये ट्रिक है पहचानने की अव्ययी भाव समास की। तो पहला है आपके सामने भर पेट, तो इसमें जो भर है वो उपसर्ग है। ठीक है, पेट जो है वो ये शब्द है, मुख्य शब्द है। उपसर्ग क्या होता है? मैं आपको उपसर्ग के बारे में बताती हूँ कि उपसर्ग होता है, जैसे कोई शब्द होता है मूल शब्द। ठीक है, मूल शब्द होता है, तो मूल शब्द के आगे जो शब्दांश लगते हैं उनको कहते हैं हम उपसर्ग। जैसे इस भरपेट में जो मूल शब्द था वो पेट था, तो इसमें जो भर लग गया वो ये शब्दांश है जो उपसर्ग है। ठीक है, अब इसमें उपसर्ग कौन सा है? इसमें उपसर्ग है यथा। संभव इसमें मूल शब्द है। ऐसे ही दिन, प्रतिदिन में दिन जो है वो मूल शब्द है और प्रति ये है उपसर्ग है। ऐसे ही इसमें आजन्म में जन्म जो है मूल शब्द है और आ जो है उपसर्ग है, और यहाँ भी यथा जो है उपसर्ग है और शक्ति आपका मूल शब्द है। तो मूल शब्द के आगे जुड़कर जो जुड़ता है या मूल शब्द से आगे जो जब शब्दांश जोड़े जाते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। और उपसर्ग यदि लगा है किसी समासिक पद में तो वो होता है अव्ययी भाव समास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा समास है आपके सामने द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास होता है आपका, इसके बारे में पढ़ते हैं। द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ा या युग्म, और द्वंद्व का अर्थ एक और भी होता है, जैसे झगड़ा।
ठीक है। द्वंद्व का अर्थ झगड़ा भी होता है। दो शब्दों में जहां पर झगड़ा आपको लग रहा हो कि यहाँ ऐसे दो शब्दों में, इन दोनों शब्दों में झगड़ा हो रहा है ना, तो वहां होता है द्वंद्व समास। और जोड़ा भी होता है और युग्म होते हैं। जैसे इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। इसकी ट्रिक क्या है पहचानने की? इसकी ट्रिक है योजक चिन्ह, ठीक है। इसके योजक चिन्ह लगे रहते हैं इसके सामासिक पदों में। जैसे यहाँ लगा है राम और कृष्ण के बीच में योजक चिन्ह होता है, योजक चिन्ह इसे कहते हैं, डैश को योजक चिन्ह कहा जाता है, ठीक है। जिस सामासिक पद में ये चिन्ह आपको कहीं दिख जाए वहीं आपका द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास का विग्रह करने पर इसके पदों के बीच में और, या, अथवा, तथा आदि शब्द आते हैं। जैसे इनको हम तोड़े, जैसे राम कृष्ण, इस योजक शब्द के, इस योजक चिन्ह के स्थान पर और शब्द आया, जैसे राम और कृष्ण, तो इसके जो तोड़ने पर, समास विग्रह करने पर जो शब्द आता है वो और आएगा, या आएगा, अथवा आएगा, तथा आ सकता है, ठीक है। जैसे माता पिता में माता और पिता, तो ये जो जोड़ा है, ये जो जोड़ा है योजक चिन्ह है, तो यहां पर और आएगा योजक चिन्ह के स्थान पर, ठीक है। इसमें है सुख दुख, तो इसका हो जाएगा सुख या दुख। पाप पुण्य, तो इसका हो जाएगा पाप या पुण्य। तो द्वंद्व समास में एक और चीज होती है योजक चिन्ह के अलावा, जैसे दूसरे की पहचान होती है विलोम शब्द। जहां पर आपको लगे कि इस जोड़े में या इस युग्म में विलोम शब्द दिए गए हैं तो वहां होता है द्वंद्व समास। जैसे विलोम शब्द क्या होता है? जैसे एक अर्थ इधर जा रहा है, एक शब्द का अर्थ यदि इधर जा रहा है दाएं की तरफ, तो एक शब्द का अर्थ जाएगा बाएं की तरफ, ठीक है। एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट, उनको कहा जाता है विलोम शब्द। जैसे सुख और दुख, ये एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। तो जो विलोम शब्द यदि कहीं दिए गए हैं और योजक चिन्ह भी लगा रहता है, यदि योजक चिन्ह नहीं भी लगा है, अगर विलोम शब्द दिए गए हैं तो वहां होता है द्वंद्व समास होता है। और दूसरी पहचान होती है पूरक शब्द। पूरक शब्द मतलब क्या होता है? पूरक शब्द का मतलब होता है जैसे कोई शब्द कहे अपने आप में कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, तो दूसरा शब्द कहे कि मैं भी तुमसे कम नहीं हूं, है ना। तो पूरक शब्द ये होते हैं। जैसे हम इन शब्दों को देखें, माता पिता, जैसे किसी बच्चे के पालन या पोषण के लिए माता का कितना हाथ होता है, तो माता कहे कि नहीं नहीं मैं ही बच्चे का पालन पोषण करती हूँ, तो ये गलत बात है। पिता भी कहेगा कि मैं भी तो करता हूँ। तो ये हो गए पूरक शब्द, यानी कि एक दूसरे दोनों ही वहां महत्व दे रहे हो। बालक के लालन पालन में दोनों माता पिता का महत्व होता है, तो ये होते हैं पूरक शब्द, ठीक है। आपकी ये द्वंद्व समास की पहचानने की ट्रिक तो ये रही, योजक चिन्ह और दो शब्द हैं विलोम शब्द और पूरक शब्द, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बहुब्रीहि समास। अब आता है बहुब्रीहि समास, जिस समास में पहला पद और दूसरा पद प्रधान नहीं है। यहाँ पर ना तो पहला पद प्रधान है और ना ही यहाँ सेकंड पद प्रधान है। पद जो प्रधान है वहां है तीसरा पद, ठीक है। यहाँ पर तीसरा पद प्रधान होता है, तीसरा पद प्रधान हो उसे कहते हैं हम बहुब्रीहि समास। या दो सामासिक पद ऐसे जो तीसरे की तरफ इशारा कर रहे हो उसे कहते हैं हम बहुब्रीहि समास। दो पद मिलकर तीसरे पद का निर्माण करते हैं, इसकी ये ट्रिक है, ठीक है। जैसे उदाहरण है आपके सामने लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, तो लंबा जिसका उदर, उदर का मतलब होता है पेट, तो लंबा जिसका उदर है उसे क्या कहते हैं? श्री गणेश, या गणेश भगवान को ही लंबोदर कहा जाता है, ठीक है। दूसरा उदाहरण है आपके सामने नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, अर्थात कौन है भाई? शिव, शिव का नीला कंठ है, तो ये तीसरे की तरफ इशारा हो रहा है। कमल नयन, कमल के समान नयन, अर्थात श्री विष्णु। पीतांबर, पीला है जिसका वस्त्र, कौन है वो? श्री विष्णु। दशानन, दस हैं आनन जिसके, अर्थात रावण। आनन का मतलब क्या होता है? आनन का मतलब होता है मुख या मुंह, ठीक है। तो ये आपके बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि दोनों पद प्रधान ना होकर के तीसरा पद प्रधान होता है, ये हमको ध्यान रखना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? वो होता है उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। जिस समास का अंतिम पद कह लो या उत्तर पद प्रधान कह लो, ठीक है।
उत्तर पद हो या अंतिम हो, दोनों एक ही होते हैं, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के अंदर भी भेद होते हैं, वो होते हैं 6, और वो होते हैं कारक या विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद बताए गए हैं। ठीक है, तो तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। विभक्ति चिन्हों के आधार पर है। तो पहला कौन सा है? कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा है करण तत्पुरुष समास, तीसरा संप्रदान, चौथा अपादान, पांचवा संबंध और छठवां अधिकरण। तो जो कर्म की जो विभक्ति होती है वो होती है को, करण की होती है से या के द्वारा होती है, संप्रदान की होती है के लिए, और अपादान की होती है से या अलगाव की स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, जैसे संबंध की होती है का की के, और अधिकरण की होती है मैं या पर। ठीक है, जैसे गगन चुंबी, तो गगन को चूमने वाला, तो इसमें को विभक्ति का लोप है। ठीक है, को विभक्ति आएगी इसमें। तो ये हो गया। अगर तत्पुरुष ना पूछ करके तत्पुरुष के भी भेदों में दे दिया जाता है तो वो होता है कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, दूसरा है गोवर गणेश। ठीक है, चौथा है देशभक्ति, तो देश के लिए भक्ति, तो के लिए किसके में आता है? संप्रदान में आता है। रोग मुक्त, तो रोग से मुक्त, तो अलगाव की स्थिति मैंने आपको बताई थी, अलगाव की, तो रोग से मुक्त हो रहा है इसमें वो, तो इसमें से विभक्ति का लोप है, तो इसमें आ जाएगा अपादान। जैसे ही ये गोदान और है ये दानवीर। ठीक है, ये सभी उदाहरण इनके दिए गए हैं तत्पुरुष समास के। आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे है द्विगु समास, और द्विगु समास किसके अंतर्गत आएगा? वो आएगा तत्पुरुष के समास। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसका जो पद प्रधान होता है वो उत्तर पद प्रधान होता है। जो तत्पुरुष के होंगे वो ही कर्मधारय और द्विगु को होंगे। ठीक है, तो इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। लेकिन इसकी एक पहचान है कि इसका जो पहला पद होगा वो संख्यावाची होगा। संख्यावाची मतलब संख्या होंगी, 1 2 3 4 इस तरीके की दिए रखी होंगी। ठीक है, इस समास में संख्या की प्रधानता होती है। संख्या की जहां आपको संख्या दिख जाए वहां द्विगु समास है। उदाहरण देखते हैं, जैसे चौराहा है, चौराहे में ये जो चौ शब्द है वो 4 के लिए आया है, 4 जो संख्या के लिए आया है, तो उसको इसका जो समास से समास विग्रह जो बनेगा वो बनेगा 4 राहों का समूह। नवरत्न, तो ये जो नव है, नव आया है 9 के लिए। ठीक है, तो 9 रत्नों का समूह। तिराहा में हो जाएगा 3 राहों का समूह, तिरंगा में हो जाएगा 3 रंगों का समूह, और त्रिभुज में हो जाएगा 3 भुजाओं का समूह, दोपहर में हो जाएगा 2 पैरों का समूह। ठीक है, तो द्विगु समास की जो पहचान है वो पहचान है संख्या। ठीक है, इसका पहले पद में संख्या दी होती है। आगे बढ़ते हैं। कर्मधारय समास की क्या प्रधानता होती है देखते हैं, या पहचान क्या होती है। कर्मधारय समास के अंतर्गत दोनों पद विशेषण और विशेष्य अथवा उपमेय और उपमान होते हैं। इसके जो दोनों शब्द होते हैं, विशेष समास में 2 ही शब्द होते हैं, तो 2 शब्द जो होंगे, या पहला शब्द जो विशेषण और विशेष्य होगा, और दूसरा होगा उपमेय या उपमान हो सकता है। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसकी जो ट्रिक है वो है विशेषता बताने वाले समास को कर्मधारय कहते हैं। जैसे किसी की विशेषता बताई जाए वहां पर, है ना, तो उसको कौन सा समास कहते हैं? कर्मधारय। जैसे नील गाय, तो यहाँ गाय, इसका जो मुख्य शब्द है वो है गाय। ठीक है, और जो उत्तर पद है वो भी गाय है, तो गाय की विशेषता बताई गई है कि गाय कैसी है? नीली है, तो इसका जो समास विग्रह होगा वो होगा नीली है जो गाय। दूसरा है पीतांबर, पीला है जो वस्त्र, यहाँ वस्त्र की जो है वो बताई गई है विशेषता, तो ये पीला हो गया। महापुरुष, तो पुरुष कैसा है? महान है। परमात्मा, तो आत्मा कैसी है? परम है। नील कमल, तो नीला है जो कमल की विशेषता बताई गई है कि नीला है। और चंद्रमुखी, तो चंद्र रूपी मुख, यहाँ मुख की विशेषता बताई गई है कि मुख रूपी चंद्र है। ठीक है, ये आपकी समास की क्लास थी। आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।